स्पेसिफिकली जैश ए मोहम्मद की बात करें तो 2000 में ये फाउंड किया गया था और मसूद अजहर ने इसे फाउंड किया था। यस। तो एक तो यहाँ से कि इसकी फाउंडेशन बेस क्या थी, कहाँ से ये निकला ऑर्गेनाइजेशन, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो उस समय एक्टिव थे ऑलरेडी, और इसकी फिर नए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत कहाँ से आ गई। देखिए, हम जब जैश की बात करते हैं ना, हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जैश एक बहुत यूनिक किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, हाउ? जैश का जो बैकग्राउंड जो है ना, वो 1990 या 1980 का नहीं है। ये इसके पीछे का जो 150 साल पुराना देवबंदी इतिहास है ना, उस पूरे रीजन का वहाँ पर जाता है। पाकिस्तान में उस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग देवबंदी मूवमेंट तकरीबन पिछले 150 साल से वहाँ पर चल रहा था। अब मैं देवबंद की हिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज देवबंद एक रिवाइवलिस्ट इस्लामिक मूवमेंट था। जब यहाँ पर मुग़ल शासनकाल का पतन हुआ, उसके बाद दिल्ली में शाह वलीउल्लाह और इस तरह के लोग जो थे, जिन्होंने ये सोचा कि साहब मुसलमान जो है अपने रास्ते से भटक गया है, दीन के रास्ते से, इसीलिए उसका पतन हुआ है। तो अब हमें वापस वही कट्टर हो जाना चाहिए, हिंदुओं से मेल मिलाप बंद करना चाहिए, और एक बहुत ही रिवाइवलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट किस्म का देवबंद मूवमेंट चलाया, सेपरेटिस्ट किस्म का। और वो लोग जो हैं, उनको आप ये भी कह सकते हैं कि जो वहाबी जो है, उनका साउथ एशियन कज़न टाइप का उसी तरह की विचारधारा है। तो वो मूवमेंट पाकिस्तान में चल रहा था, पंजाब में पर्टिकुलरली, वहाँ पर ठीक बात। आपका सिंध पंजाब में मेन लिया था ना, पर सराइकी रीजन के। तो पहले क्या, पंजाब में मोस्टली सूफ़ी कल्चर वहाँ पर था। अच्छा। सूफ़ी दरगाहें थी, खानका थे, तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी तो अब वहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे जो दरगाह खान का सिस्टम जो था, उसमें काफ़ी करप्शन आने लगा। तो ये देवबंदी फिर अपना रास्ता वहाँ पर अपनी जगह बनाते गए। ये एक बहुत ही कट्टर इस्लाम को लेकर के आते थे। उसके बाद फिर, और जब पाकिस्तान के तकसीम सेपरेशन हुआ, उसके बाद तो इनका स्प्रेड और ख़तरनाक होता गया, वहाँ ज़्यादा बढ़ता गया। 1954 में इन देवबंदियों ने ख़त्म नबूवत मूवमेंट चलाया कि भाई अहमदियास को आप मुसलमान मत मानो, अगर पाकिस्तान बनाया है तो पाकिस्तान इस्लाम के लिए बनाया, अब इस्लाम के लिए काम करना शुरू को, और अगर पाकिस्तान को भी सेक्युलर ही रखना है तो फिर फ़ायदा क्या पाकिस्तान बनाने का। तो उन्होंने शुरुआत की वो ख़त्म नबूवत मूवमेंट की, आप अहमदियों को जो है मुसलमान नहीं मानेंगे, क्योंकि वो नबी को जो है आखिरी प्रॉफिट नहीं मानते हैं, ठीक है ना। वहाँ से शुरू किया। उसके बाद फिर एंटी शिया इनके मूवमेंट शुरू होते गए। फिर आप आ जाइए 1979 के अंदर, 1979 के अंदर, जब रशिया का आपका अफ़गानिस्तान में इन्वेजन हो चुका था, और उसके बाद अमेरिकन को जो है सारा का सारा इन्होंने मुजाहिदीन को फंड करना शुरू किया रशियंस के अगेंस्ट। तो उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन बना, हरकतुल जिहादुल इस्लामी, हुजी। ठीक है। और उसके मुझे उसके जो चीफ जो थे, उनका नाम मैंने किताब में लिखा है सर, मैं अभी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो वो भी एक कट्टर देवबंदी मौलाना थे, ठीक है। और वो थे ये आपका जो कराची का मदरसा बिनोरिया एक है, बड़ा फेमस मदरसा है, पुराना देवबंदी का वो इसको सेमिनरी है, ठीक है, वहाँ से निकले हुए थे। तो वो फिर बहुत एक देवबंदियों का एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन टाइप का इमर्ज होकर आ रहा था। तो वहाँ निज़ामुद्दीन शामज़ाई वहाँ के थे, जिनके उसामा बिन लादेन से बड़े घनिष्ठ संबंध थे। मसूद अजहर भी वहाँ का पड़ा हुआ है, मुल्ला उमर तालिबान भी वहाँ का पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा। तो इस तरह के वहाँ का एलुमनाई है, मतलब है ना। अच्छा। हम यहाँ पर गर्व करते हैं कि हमारे पास सेंट स्टीफेंस है, मैं तो खुद ही वहीं से पढ़ा हूँ, JNU है, लेकिन उनके पास भी कुछ चीज़ें बढ़िया दिखाने को हैं, मतलब जो है ना, अब ऐसे शानदार लोग जहाँ से निकले हैं, तो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल जिहाद फैक्ट्री जिन्होंने बनाई है, तो वो उस पर गर्व करते हैं, ठीक है। तो देवबंदी, मैंने आपको बताया कि देवबंदी मूवमेंट का एक लोकल बेस था, सोसाइटी के अंदर बेस था, और वो देवबंदी मूवमेंट पाकिस्तान के जन्म से भी 100 साल पुराना वहाँ पर था, है ना। मतलब वो बड़ा स्ट्रॉन्ग, उनकी सोशल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो अब इसके का, और इसी देवबंदी आइडियोलॉजी को लेकर के 79 में हुजी की स्थापना हुई, ठीक है, हरकतुल जिहादुल इस्लामी। उसके अंदर फिर 1984 के अंदर एक स्प्लिट हुआ, मैंने इसके अंदर मेंशन किया, आपसी अंदर टर्फ वॉर्स चल रहे थे इसमें ना। और उसके बाद जो है फिर एक हरकतुल अंसार, मतलब इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन बना था। फिर उसके बाद फिर एक और इनमें स्प्लिट हुआ, वो हरकतुल मुजाहिदीन बना, फिर हरकतुल अंसार बना। ये कश्मीर में भी काम कर रहे थे से, और इनके बीच में जो झगड़े चल रहे थे, इसको सुलझाने के लिए मसूद अजहर को कश्मीर भेजा गया था, है ना। अच्छा। कश्मीर भेजा गया था, तो वहाँ पर ये जनाब पकड़े गए, और उसके बाद फिर इनको जेल में बंद किया गया। फिर इनको छुड़ाने के लिए रेस्क्यू अटेम्प्ट्स किए गए कई। फाइनली जब इनको निकाल के ले गए वहाँ से, तब जैश ए मोहम्मद बनाया गया। अब तो जैश ए मोहम्मद का आप आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो वो तो बहुत पुराना है, ठीक है ना। वो किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, चाहे वो हरकतुल मुजाहिदीन हो, हरकतुल जिहादुल इस्लामी हो, या हरकतुल अंसार हो, उसमें तो एग्जिस्ट कर रहा था। जैश ए मोहम्मद नाम से ये एंटिटी बनना, वो एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टैक्टिकल मेजर था,
है ना, बिकॉज आईएसआई चाहती थी कि ये आपस में इनका जो है ना टर्फ वॉर काफ़ी बढ़ गए थे, मतलब जो है ना हरकतुल अंसार, हरकतुल जिहादुल इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, और चूंकि ये लोग अफगानिस्तान के बड़े खेले खिलाई माहिर खिलाड़ी हो गए थे, तो आईएसआई को भी बहुत ज़्यादा कुछ समझते नहीं थे इसमें। पश्तून थे, पंजाबी थे, तो बड़े वो प्राउड उस तरह का लेके रहते थे, और इनको चाहिए था आईएसआई को कि भाई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, देवबंदी आउटफिट, और कश्मीर में काम करे और हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग चले। तो इसलिए इन्होंने हमारा कंट्रोल जिस पर हो से, इसलिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और उनको ये भी आईएसआई इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर दो या हो जाने दो डिस्ट्रॉय। जैसे कश्मीर में पहले उन्होंने JKLF करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिबरेशन फ्रंट, वो थोड़ा सा मॉडरेट था और थोड़ा कम इस्लामी था, इस्लामिक तो था लेकिन थोड़ा कम था, और कश्मीरी आइडेंटिटी पर ज़्यादा फोकस करता था। पाकिस्तान को, आईएसआई को बड़ी उससे प्रॉब्लम थी कि यार ये तो हमारे मकसद जो हैं उनके साथ अलाइन करता नहीं है, तो उन्होंने उसको डैमेज करवा करके मार मूर के और फिर जो हरकतुल आपका हिजबुल मुजाहिदीन खड़ा कर दिया। फिर आगे उन्होंने देखा कि अब हमें अपने जो फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स चाहिए, तो लश्कर को लेकर के आगे ज़्यादा हमारे कंट्रोल में। उसके बाद देखा देवबंदीज़ के अंदर जो है ये काफ़ी हरकतुल मुजाहिदीन वगैरह वो कश्मीर में एक्टिव थे, मगर आपसी लड़ाइयाँ हो रही थी, कुछ कंट्रोल खास हो नहीं रहा था, तो कि चलो एक नया बनाते हैं, जैश को लेकर के आ गए। और इसीलिए छुड़वाया गया था मसूद अज़हर को। मसूद अज़हर को देखिए, कोई हमेशा ये प्रश्न करेगा कि अब जो है सिर्फ एक आदमी को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान ने IC-814 को हाईजैक करवाया। ये सवाल कई लोग करते हैं मुझसे। कश्मीर के अंदर कई सारे सेपरेटिस्ट हैं, वो बड़े दिमाग से है ना, आपको उलझाने में बड़े माहिर हैं। अच्छा। तो वो मुझसे कहते हैं जनाब आप हमें क्यों इस बात का जो है ना वो ब्लेम करते हैं? क्यों, क्या हुआ? कि आप बताइए, पाकिस्तान जो है सिर्फ मसूद अज़हर को छुड़वाने के लिए आपका जो एक प्लेन क्यों हाईजैक करवाएगा? नेपाल में तो हमारा इतना अच्छा इंटेलिजेंस बेस था, मतलब पाकिस्तान का, तब नेपाल से ही हम लोग इन्फिल्ट्रेशन करवाते थे। जो एक फ़्लाइट जाती थी कराची टू काठमांडू, वहाँ से लोग हम कश्मीर भेजते थे। हम एक हाईजैक करवा करके हमारा पूरा इंटेलिजेंस बेस क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नेपाल में एक आदमी के लिए? तो कई लोग इस बात से उलझ गए। हमारे सिस्टम के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग थे, एजेंसी से भी, कह रही साहब बात तो सही कह रहे हैं, ये लोग इतना अपना नुकसान क्यों करेंगे? लेकिन मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता, मेरे उसमें ये आया निष्कर्ष में कि मसूद अज़हर इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके लिए नेपाल का पूरा ISI का बेस भी सेक्रीफाइस किया जा सकता था, क्योंकि वो इतना पावरफुल और इतना प्रोवोकेटिव स्पीकर था कि उतनी एक तकरीर से वो आपके हज़ारों जिहादी खड़े कर सकता था। आपने उसके USP का भी जिक्र किया है। हाँ, ये उसकी खास, उसका जो बोलने का जो खास अंदाज़ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वो यहाँ, मतलब मैंने उसके तकरीबन 400 भाषण मैंने सुने। उसमें ठीक है, हम लोग एक इंटेलेक्चुअल तौर पर उसको आप हम रेबल राउज़र कह दें या कुछ भी कह दें, लेकिन जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें उन भाषणों की इतनी इमोशनल अपील है, ज़बरदस्त। मतलब उसमें आपको बड़ा एक खास पुट मिलेगा, मतलब जो ना इंटरनेशनल रिलेशंस की भी एक खासी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको उसमें। वो जिस तरह से वेस्ट के खिलाफ शुरू करता है, रिलीजन का एक ज़बरदस्त तड़का, और इमोशनल जो रेटरिक, रोना शुरू कर देता है वो उसके अंदर। अच्छा। हाँ, लिटरली रोना शुरू करता है उन भाषणों के अंदर। ऐ मेरे मोहम्मदी अरबी गुलामों, मुसलमानों, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्या परेशानी है? क्या से जा कर के अपनी ज़मीन बेच करके तुम विदेश में जाते हो और इंग्लैंड जा कर के वहाँ पर जो है जूते साफ़ करते हो उनके, क्या तुम्हें नबी ने यही सिखाया था? इस तरह की बातें कर करके जो है ना, क्या जैसे वो अपने बच्चों को मुजाहिद बनाने में क्या तकलीफ़ है तुम्हें? वो सज्जाद अफ़गानी कश्मीर में मुजाहिद बन के मारा गया, अपने बच्चों को फौलाद बनाओ। ऐसी बातें वो करता है ना, वो ऐसी स्पीचेस होती हैं कि उसके जलसे होते थे वहाँ पर POK में, आपका जो है कराची के अंदर, और उन जलसों में लाखों की भीड़ उमड़ती थी, और वहीं पर लोग पैसा देते थे और वहीं पर लोग मिलिटेंसी के लिए रिक्रूट करते थे। अच्छा। हाँ, तो ये इसकी खासियत, रिक्रूटमेंट हो रहा है वहीं पर। ये एक्चुअली मसूद अज़हर बनने तो गया था फाइटर, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये थोड़ा सा फिजिकली अनफिट टाइप का आदमी था। तो वहाँ पर जब गया था ये अफ़गानिस्तान के अंदर, तो अपनी कैंप के बाहर कुछ निकला होगा, तो वो कैंप के गार्ड ने उसको मतलब रात को फायर किया होगा, तो इसके पाँव में लगी थोड़ी सी गोली, कहीं टच कर के चली गई है ना। तो उससे थोड़ा सा लिम्पिंग विम्पिंग, इसको फिजिकल फिटनेस की प्रॉब्लम आ गई उसके बाद, है ना। तो उसके बाद ये जो है कभी वो तो बन नहीं सका, और फिजिकल ट्रेनिंग इससे हुई भी नहीं। वहाँ जो 40 दिन की ट्रेनिंग थी ना, बाद में इसने अब झूठ बोलना शुरू किया कि साहब मैं तो वहाँ पर वो गोली खा करके आया हूँ, ये हुआ था, वो हुआ था, सारी कहानियाँ अपनी मनगढ़ंत इसने बनानी शुरू की। तो ये ही इज़ द मास्टर ऑफ क्रिएटिंग नैरेटिव्स। आपने भी जिक्र किया, मतलब उसको ये तो पता ही था। उसको जब अरेस्ट किया गया तो उसने अपने इंटेरोगेटर से बोला था, विच यू हैव मेंशन, कि यू पीपल विल नॉट बी एबल टू कीप मी इन कस्टडी फॉर लॉन्ग, यू डोंट नो हाउ इम्पॉर्टेंट आई एम टू पाकिस्तान एंड द ISI, you are underestimating my popularity
द ISI वुड इंश्योर दैट आई एम बैक इन पाकिस्तान। और उसने 2 दर्जन किताबें लिख रखी हैं। बहुत किताबें लिखी हैं। इसका जो खानदान है ना पूरा का पूरा, इसके फादर भी मौलवी थे और वो मतलब ये बेसिकली इस्लामिक पूरा मतलब कहते हैं ना इंडोक्ट्रिनेटेड पूरा खानदान है इनका और स्कॉलरली मतलब इस्लाम के अंदर स्कॉलरली लोग हैं। और देखिए जो इनको मानते हैं ना वहाँ पर हम हमारे लिए ये टेररिस्ट है, हम लोग इसको टेररिस्ट कहते हैं, लेकिन मौलाना मसूद अज़हर की, हाफिज़ सईद की पाकिस्तान में और वहाँ पर उन लोगों के लिए इनकी वही छवि है जो आपके लिए श्री श्री रविशंकर की, बाबा रामदेव की या सदगुरु जग्गी वासुदेव की है या राम भद्राचार्य जी की है। उनके लिए ये लोग वही हैं। रिस्पेक्ट है वहाँ पर, भाई रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं ये। ही इज़ मुसलमानों के लिए वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा स्कॉलर है। हाफिज़ सईद के आगे लगता है हाफिज़, वो हाफिज़ कुरान है। और जब ये आप एक चीज़ देखेंगे जैश ए मोहम्मद के केस में ये इनके फैमिली मेंबर्स लड़ने आते हैं और वो मरते हैं कश्मीर के अंदर एनकाउंटर्स में, है ना। ये जैसे आपका जो था उमर फारूक जिसने पुलवामा प्लान किया था, वो इसका भतीजा था, इसके भाई का बेटा था। सैफुल्ला जो है मरा था, एक और उससे पहले आया था कामरान या कुछ नाम था, वो भी इनकी फैमिली का मेंबर था। तो जब ये क्या अपने फैमिली मेंबर्स जब इनके मरते हैं तो उसको एक नज़ीर की तरह पेश करते हैं कि जो है मौलाना साहब ने अपने खुद के घर के बच्चे कुर्बान कर दिए, तो उससे एक और इनको रिलीजियस लेजिटिमेसी मिलती है। बट अपने परिवार के लोगों को भी मारने में कोई मतलब हिचक नहीं है। जैश की एक खासियत है आपका, देखिए ना, जो लश्कर जो है ना, लश्कर थोड़ा सा उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड में ज़्यादा है। मिल्ली मुस्लिम पार्टी बना दी उन्होंने, ये कर दी वो, और हाफिज़ सईद का एक अलग ओरिएंटेशन है। लेकिन जैश ए मोहम्मद वो प्योरली उनका रिलीजियस मोटिवेशन है उनका, और जो है ना वो अपने परिवार के लोगों को भी मारने में उसको कोई संकोच नहीं है। ये सब इनके परिवार के बच्चे हैं। इसको ये जैश फैमिली बिजनेस है। जैश को बेसिकली मौलाना मसूद अज़हर का जो परिवार है ना एक्सटेंडेड, वही उसको संभाल रही है। और ये भी ISI की एक स्ट्रैटेजी है। ISI डेलिबरेटली वो चाहती है कि जैश जो है ना, देखिए यहाँ पर एक बात और हमें गौर करनी पड़ेगी, वो है जैश और लश्कर में फ़र्क क्या है। लश्कर जो है ना वो अहले हदीस वहाबी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जिसके मुश्किल से 4% सब्सक्राइबर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। और उसमें भी जो क्लर्जी है वहाँ की, जो मौलवी वगैरह है, वो लश्कर की एक्टिविटीज़ को सैंक्शन नहीं करते, उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अहले हदीस वहाबी सल्फ़ी डॉक्ट्रिन में ये है कि सिर्फ इस्लामिक स्टेट ही जो है वही आपका खलीफा ही जिहाद को लॉन्च कर सकता है। नॉन स्टेट एक्टर या टेररिस्ट ग्रुप वो नहीं कर सकते। उनके इस पर डॉक्ट्रिन्स को लेकर के डिफरेंसेस है, मतभेद है। अच्छा, तो जैश आपका लश्कर पूरी तरह से ISI पर डिपेंडेंट है। उसका कोई सोशल सपोर्ट, समाज में भी कोई वहाबिज़म की इतनी फॉलोइंग नहीं है, पूरे साउथ एशिया में नहीं है। सबसे ज़्यादा बरेलवी हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, उसके बाद देवबंदी है और सबसे लास्ट नंबर पर आता है वहाबी। तो वो पूरी तरीके से लश्कर जो है पाकिस्तान आर्मी ISI के ऊपर डिपेंडेंट है, पैसे के लिए, फंडिंग के लिए, सबके लिए। बट जैश का ऐसा नहीं है। जैश जो है उसका देवबंदी अपना नेटवर्क है और सेटअप है, उसके फंडिंग के भी देवबंदी सोर्सेज हैं। तो जैश जो है ना वो अपने सिस्टम पर भी चल सकता है, लोगों से ही पैसा मिल रहा है। हाँ, लोगों से ही पैसा मिल रहा है। बात है कि ISI जो है ना उसको ये पता था कि जब जैश का अपना लोकल सपोर्ट बेस बहुत स्ट्रांग है तो इसको कंट्रोल में रखना थोड़ा मुश्किल होगा। और पहले भी जब जैश के कई सारे वो वाक़ये सामने आए थे, जब मुशर्रफ के असैसिनेशन प्लॉट में इसका नाम आया था, उसके बाद ISI और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। तो उन्होंने एक तरीका ईजाद किया इसको कंट्रोल में रखना कि लीडरशिप को आप एक फैमिली तक कन्फाइंड रखो। तो सारी लीडरशिप जैश की जो है वो मसूद फैमिली तक है। इसलिए हम जैश को फैमिली एंटरप्राइज कहते हैं और लश्कर को कॉर्पोरेट कहते हैं। ये आपने टर्मिनोलॉजी दी है नहीं, या ये फिर मतलब है? इनफॉर्मली जो इंटेलिजेंस सर्कल्स हैं, जो टेररिज्म जो हैं, टेररिस्ट जो हैं, उनके जो ऑर्गेनाइज बाहर लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन चूंकि मेरा तो उनके साथ उठना बैठना रहा तो इसलिए अब हमें ये चीज़ें पता चल गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग। ये कॉर्पोरेट है, ये फैमिली है। लश्कर के बिजनेस वेंचर्स हैं, उनकी डेयरी फार्म्स हैं, उनकी जूते की फैक्ट्री है, उनके थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान में या बाहर भी? पाकिस्तान के अंदर, बाहर भी उनके ऑपरेशंस हैं कई उनकी कंपनीज हैं कई सारी, तो शेल कंपनीज हैं उनकी। जैश अपना बड़ा ट्रेडिशनल चलता है। उसमें जो है ना, देखिए मारा जो है आपका जो है ना, इसका जो चाचा, इसका जो भाई है, कहते हैं ना मुफ्ती रऊफ़, कहते हैं आपका जो है ना, उसको मारा बोलते हैं, कहते हैं वो इसका जैश का डिफेक्टो हेड है, मसूद का छोटा भाई है। मसूद एक स्ट्रेटेजिक पूरा जो है ना सर से उसकी तरफ से वो है ना। फिर आपका जो है ना इब्राहिम अथर जो इसका भाई है, जो कि IC-814 हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था, वो भी काम संभालता है। अब सेकंड जनरेशन आ गई है बीच में कि उमर फारूक हो गया, आपका जो है सैफुल्ला हो गया, ये सारे के सारे ये भी मर रहे हैं। तीसरी जनरेशन भी इन्होंने तैयार कर दी है
किसी को इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर, किसी को इन्होंने पेंशन्स बांटने का डिपार्टमेंट दे रखा है, तो किसी को ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट दे रखा है, किसी को जो है वहाँ पर जो इनकी सेमिनरी जो है से पूरी जो साबिर सेमिनरी बहावलपुर कॉम्प्लेक्स है उसको मेंटेन करने का डिपार्टमेंट दे रखा है। तो इस तरह का काम है इनका। अभी की जो स्थिति है उसमें इंडिया में जो टेररिज्म है, जो हमें कभी कश्मीर में अभी भी नज़र आता रहता है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इस वक्त में आप क्या देख रहे हैं भविष्य कि ये स्थितियां क्या ठीक हो सकती हैं, कितना टाइम लगेगा, अभी क्या देखते हैं आप? देखिए ये तो स्थितियां बढ़ेंगी, बिकॉज अभी तो जो है अब टेररिज्म एक अलग ही डायमेंशन पर जा रहा है। लोग अक्सर एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, टेररिज्म। मैंने टेररिज्म के ऊपर 3 किताबें लिखी हैं और मैंने इस पर बड़ी ग्रास रूट्स लेवल पर रिसर्च की है। मैं ये मानता हूँ कि जब भी हम एक और टेररिज्म भी अलग अलग तरह से होता है, ठीक है। जब हम इस्लामिज़म में एक वर्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है, 2 वर्ड्स हैं, एक है इस्लामिक, एक है इस्लामिस्ट। इस्लामिक में आप सिर्फ रिलीजन की बात करते हैं कि भाई व्यक्ति कोई अपना 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अपना रहता है सबके बीच में सर से, और जो भी है उससे किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। वो एक सबका अपना राइट है इधर से, और वो हमारे कंट्री के अंदर शुरू से एक साथ में रहे हिंदू मुसलमान, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस्लामिस्ट वो दृष्टिकोण है जब आप उसके साथ पॉलिटिकल एम्बिशंस जोड़ देते हैं, है ना। इट्स सेम लाइक हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व। नहीं, वो भी एक अलग डिफरेंस है। वो एक अलग, मतलब उसको हम कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए ना, बिकॉज वो उस पर मैं अलग से कभी बात कर सकते हैं ना। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस तो इंडिया में बने ही, सिमी बना था, इंडियन मुजाहिदीन बना था, जो कि कश्मीर के नहीं थे, वो दूसरे पार्ट्स के थे इंडिया के। वहाँ पर पीएफआई केरला में ऑपरेट कर रही है, पीएफआई राजस्थान में ऑपरेट कर रही है। आईसिस के रिक्रूटर्स आपको राजस्थान में मिले हैं, यूपी में मिले हैं, पूना में मिले। कश्मीर से कोई आईसिस ज्वाइन करने नहीं गया है, केरला से आईसिस ज्वाइन करने गए। तो पूरे देश में हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि रेडिकलाइजेशन फैल रहा है। रास्ता तो देखिए हमें इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। अभी जिस तरह का जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुअर स्ट्रक्चर है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो देखिए जिस तरह से हम लोग पुलिस का रिक्रूटमेंट करते हैं, जिनको इंटरेस्ट, कोई आदमी एक एग्ज़ाम देता है सिविल सर्विसेज का, अब कोई जो है जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, अपना कोई इंजीनियरिंग करके बहुत थ्योरेटिकल आदमी है, फिज़िक आपकी हलवाई जैसी हो रखी है, बंदूक को देख के डर लगता है जिसको, आप एक बार मैगज़ीन लोड करते हैं उसमें अपनी उंगली काट लेते हैं। इस तरह के लोग जो बिना इंटरेस्ट के अगर आप उनको पुलिस में ले लेंगे तो फिर, और लेने के बाद भी जो है आपके पास कोई उसकी परफॉर्मेंस चेक करने का तो कोई है नहीं सिस्टम, ठीक है। एक बार जो आ गया आईपीएस के अंदर वो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, चाहे वो कितनी भी गलती करे, आप उसको कोई सस्पेंड नहीं करेंगे, ये नहीं करें, तो उस सब से तो काम चलेगा नहीं। आपको बहुत ही एक मल्टी डायमेंशनल टैलेंट वाले लोग लेने पड़ेंगे और इंटेलिजेंस का एक सेपरेट कैडर क्रिएट करिए। देखिए जो आदमी, मैं आपको सबसे बड़ा एक फंडामेंटल फ्लॉ बताता हूँ हमारे यहाँ पर क्या होता है। जो आज डिस्ट्रिक्ट का पुलिस ऑफिसर है, सपोज कहीं एसपी है, वो कल को रॉ या आईबी में डेपुटेशन पर चला जाता है। आज आप देखेंगे जितने जो लगे हुए हैं जिले के नए नए एसपी कलेक्टर वगैरह, सब इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी शानदार रील्स बना करके डाल रहे हैं, ठीक है। आधी मीडिया की खबरें ही वो होती हैं कि देश की 10 सबसे सुंदर आईपीएस अधिकारी कौन कौन से हैं, सबसे हैंडसम खबरें ही वो होती हैं। आप अपने आप को इतना एक्सपोज कर चुके हैं, कल को आप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में जाएंगे, आप पब्लिक में जा सकते हैं क्या, बताइए। आप किसी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में काम कर सकते हैं क्या, आपको सब जानते हैं। सिंपल लॉ एंड ऑर्डर एक डिफरेंट चीज़ है, इंटेलिजेंस का काम एक डिफरेंट चीज़ है। ये जो चैलेंज बढ़ने वाला है उसका हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमें जो है हमारा जो इंटेलिजेंस कल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ है, आप जो है ना, आप एक लोकतांत्रिक कंट्री हैं, आप हर चीज़ को जा करके अपनी पुलिस के थ्रू ऑफिशियली गोली नहीं चलवा सकते किसी के ऊपर। जैसे अमेरिका वेस्ट में भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, आधों के आपको सबूत ही नहीं मिलेंगे। सपोज़ कोई टेरर फंडिंग के अंदर आपको पता है ये दुनिया भर की पैसे का हेरफेर कर रहा है, सपोज़ आपने किसी को कैश के साथ पकड़ लिया, आप क्या केस चलाएंगे? कैश मिला, किसी के पास 5 लाख रुपए मिला, कैश मिला, ये चलाएंगे? इससे तो कोई क्राइम है नहीं, साल 6 महीने में छूट के आ जाएगा वो। यूएपीए के अंदर मैक्सिमम आप उसको 180 दिन तक बंद करके रख सकते हैं, फिर आ जाएगा, और आपको पता है कि ये मेन कोऑर्डिनेटर है। तो उसका इलाज वही है। लोकतांत्रिक कंट्री के अंदर, डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप है ना, ऑफिशियली आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक जो डार्क वर्ल्ड जो होता है, 99% चीज़ें आप अनऑफिशियली कर सकते हैं, और वो काम इंटेलिजेंस एजेंसीज कर सकती हैं। उसके लिए हमें इजराइल से, कई सारे जो चाइना कैसे काम करता है, रशिया कैसे काम करता है, वो सारे मॉडल ऑपरेंडी और वो सारे की सारी चीज़ें हमें रेप्लिकेट करनी पड़ेंगी। जैसे सपोज कोई टेरर फंडिंग का कोई मॉड्यूल चला रहा है, आपको कोवर्ट तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, वो एजेंसीज कर सकती हैं।
और वो काम कब करेंगी एजेंसीज? जब आप उस तरह के डेडिकेटेड पैशनेट लोग आप एजेंसीज में लेकर के आएंगे। उसके लिए वो एक अलग जो वो देखिए वो काम अलग तरह का काम है, उसमें से वो 9 से 5 की नौकरी माइंडसेट वाला आदमी नहीं कर सकता। उसके लिए एक अलग किस्म का एक साहस चाहिए, नॉलेज चाहिए, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। तो आपको इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। फिर आपको दूसरा तरीका है इसका सोल्यूशन की, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि पीएफआई है, जमात है, देखिए सारी एक्टिविटीज़ यहाँ से कोऑर्डिनेट होती हैं। तो आप अगर आप लिक्विडेट कर देंगे ना इन ऑर्गेनाइजेशंस को, पैसे से, कैडर से, लॉजिस्टिक्स से, तो फिर जो है आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। जो आम आदमी जो है ना, वो उसको कोई लीडरशिप मिलेगी नहीं, और फिर जो वो इनके साथ अटैच होगा नहीं। तो ऐसे कई सारे रास्ते हैं। इसके तो पूरा एक मतलब एक है ना, एक सेपरेट चैप्टर है। फिर आपको एक नैरेटिव आपको वॉर लॉन्च करना पड़ेगा कि भाई कुरान ये नहीं कहती, इस्लाम ये नहीं कहता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, जिहाद का जो डॉक्ट्रिन है, साफ रिलीजियसली ये चीज़ है कि उसको सिर्फ एक इस्लामिक स्टेट ही कर सकता है, क्या ना, उसको नॉन स्टेट एक्टर, टेररिस्ट एक्ट जो है ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कोई राइट नहीं है जिहाद लॉन्च करने का। ये कुरान कहता है, हाँ, रिलीजियसली। तो उसके नैरेटिव और भी आपको करना पड़ेगा। तो आपको हर फ्रंट पर काम करना, एजुकेशन, फिर आप जो है मदरसों पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा क्या हो रहा है, आपका ह्यूमन नेटवर्क मजबूत करना पड़ेगा। सारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर आपके अपने लोग होने चाहिए, उनके जो आपके जो व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ हैं, जो सीक्रेट उनके अंदर आपके मेंबर्स होने चाहिए। तो ये तो एक बहुत मेहनत मांगता है, मतलब जो है ना चौतरफा काम मांगता है। और आप यहाँ पर फिर इस तरह से नहीं हो सकता कि आप उसको ऐसी सिस्टम से चलाएं कि आप जिन लोगों को सेलेक्ट करके आ रहे हैं पुलिस में, वो सिर्फ अपना दफ्तर में एसी कमरों में बैठे रहें, नीचे हमें काम करना ही नहीं है। तो और फिर ये कि आपको अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी पड़ेगी। आप जिनको सेलेक्ट करके लेकर के आ रहे हैं सर से कंसर्न इंटेलिजेंस में, पुलिस के अंदर सीनियर, मैं IAS IPS की बात कर रहा हूँ, अगर सपोज़ कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज़ पुलवामा हुआ या IC-814 हाईजैक हुआ, तो आप जो है एटलीस्ट आइडेंटिफाई कीजिए किन की गलती की वजह से ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। यू हैव टू पनिश देम, उनको जो है ना उनकी सर्विस टू टर्मिनेट करिए। जब तक आप ये नहीं करिए तो अदरवाइज क्या इंसेंटिव है आप बताइए उनके पास काम करने का। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ जो है जो खिलवाड़ इस तरह के होते हैं, तो उसमें वन हैज़ टू बी वेरी रूथलेस।